Congratulations on receiving your Canada study visa. You are about to embark on a new exciting chapter of your life. But before you pack your bags, there are a few crucial steps to take to ensure a hassle-free journey. Hi, I'm Harry Thapar from Thapar Immigration. In today's video, we are going to discuss the pre-arrival checklist so that you're fully prepared to move to Canada. Let's start with housing. This should be your number one priority. एक बार वीजा आ गया है तो आपको पहली चीज जो डिसाइड करनी है वो है कि आप रहेंगे कहाँ। उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज के हॉस्टल में रहें। दूसरा ऑप्शन है कि आपने आसपास किसी सराउंडिंग में प्राइवेट होम रेंट पे ले लिया है, या तीसरा होता है कि आप किसी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। सो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने डिसाइड करनी है कि इसमें से आपने कौन सा लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और इससे पहले कभी उस सिटी में या उस कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है तो हमारी सजेशन है कि आप कैंपस के अंदर ही अकोमोडेशन रखें, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। एक तो ये सेफर होता है, दूसरा उस सिटी के बारे में आपको सराउंडिंग्स के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में टाइम मिल जाता है टू नो अबाउट दैट सिटी। वंस यू आर कंफर्टेबल, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ चाहे प्राइवेट अकोमोडेशन में चले जाएं या मिल के कुछ भी अकोमोडेशन ले लें, वो बेटर रहेगा। सो पहले आपको अकोमोडेशन के बारे में डिसाइड करना है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस कॉलेज में हॉस्टल है तो वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ ही उनको इंटीमेट कर दिया होगा और अब तक कॉलेज से आपको अप्रूवल भी आ गया होगा कि आपके लिए हॉस्टल उन्होंने अकोमोडेशन रखी हुई। अगर आप प्राइवेट रेंटल करना चाहते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे क्रेगलिस्ट है, एयरबीएनबी है, इस तरह के होते हैं। आप उन पे जाइए और उन पे अपने अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से सर्च कीजिए और फिर वहां से आप उसमें अपनी अकोमोडेशन ले सकते हैं। थर्ड है कि आप थापर इमिग्रेशन को अप्रोच कीजिए। हमारे अक्रॉस द ग्लोब हर यूनिवर्सिटी के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारे पास प्राइवेट एक्सक्लूसिव सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन के लिए 45 डेज इनफ होते हैं। आपका जिस दिन वीजा आए, इसीलिए हमने नंबर 1 प्रायोरिटी ये की है कि अराउंड 45 डेज प्रायर टू योर फ्लाइंग अगर आपका अकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो जाता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वरी अबाउट। फॉर एनी रीजन अकोमोडेशन फाइनल नहीं हुई है और आपका ट्रैवल डेट आ गया है तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर सिटी में मोटेल्स और होटल्स होते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के पास वाला जो नियरेस्ट है और जो आपके बजट में है, आप उस मोटेल में जाइए। उसके बाद 4-5 दिन में आसपास कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, वहाँ स्लिप्स लगी होती हैं। कन्वीनियंस स्टोर के ओनर से बात कर सकते हो। आपके कॉलेज का इंटरनेशनल काउंसलर होगा, वो हेल्प करेगा। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन हेल्प करेगी और 4-5 दिन में आपको एक रीजनेबल अकोमोडेशन मिल जाता है। इन सब में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन स्कैमस्टर्स इन चीजों में भी बहुत होते हैं। सो कम से कम इंडिया से अननेसेसरी पेमेंट वहां ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वो सोर्स वेरीफाइड हो या आप हमारे थ्रू कर रहे हैं, तब आप सेफ। बुक योर फ्लाइट। वंस द हाउसिंग इज सॉर्टेड, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू बुक योर फ्लाइट। बुक करें इस हिसाब से फ्लाइट को कि आपका जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उससे अराउंड 10 to 14 डेज पहले आप उस सिटी में पहुंच जाएं। तो ये इतना इनफ टाइम होता है कि आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं टू द न्यू प्लेस। और ये भी याद रखें कि बिफोर योर क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट एक ओरिएंटेशन भी होता है कॉलेज की तरफ से, सो दैट आप एसिमुलेट हो जाए टू द सराउंडिंग्स इन द कॉलेज एंड इन द सिटी इटसेल्फ। तो वो भी अटेंड करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी फ्लाइट बुक करें। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं और फ्लाई आउट कर रहे हैं तो दिल्ली टू टोरंटो या दिल्ली टू वैंकूवर अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो वो रफली 14 से 15 आवर्स की फ्लाइट है। वन गोज थ्रू द अटलांटिक ओशन एंड अदर गोज द अदर वे अराउंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन। सो ये इतनी लंबी फ्लाइट है। इसमें कुछ एयरलाइंस 23 kg का एक बैग अलाउ करते हैं एज चेक इन और कुछ एयरलाइंस 2 बैग अलाउ करती हैं एज चेक इन, और कैरी ऑन के लिए रफली 7 kg अलाउ करते हैं। तो आपने डबल चेक करना है विद योर एयरलाइंस हाउ मच लगेज डू दे अलाउ और उसके हिसाब से ही पैकिंग करनी है। डू रिमेंबर, अगर ओवरवेट होगा तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपकी फ्लाइट नॉन स्टॉप है फिर तो कोई इशू नहीं है एज फार एज द वीजा गोस, लेकिन कई बारी आप देखेंगे कि आपको सस्ती फ्लाइट्स मिल रही होती हैं जिनमें स्टॉप ओवर होते हैं, चाहे यूरोप का हो, चाहे विया यूएस जा रही हो, या फिर फ्रॉम पैसिफिक साइड है तो जापान में स्टॉप ओवर है या हांगकांग में स्टॉप ओवर है।
उस केस में प्लीज डबल चेक कर लें कि उन कंट्रीज में जहां स्टॉप ओवर है उसका ट्रांजिट वीजा तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि 12 घंटे के बाद तो एज इट इज ट्रांजिट वीजा चाहिए ही होता है अगर कहीं भी ले ओवर 12 घंटे से ज्यादा हो। पर कुछ कंट्रीज ने इवन इफ यू आर जस्ट ड्रॉपिंग डाउन फॉर सम टाइम तब भी ट्रांजिट वीजा कंपल्सरी कर दिए। सो ये भी आप अपनी एयरलाइन से जरूर डबल चेक करें, क्योंकि ऐसा ना हो आपको प्राइस में डिफरेंस लग रहा है और आपने टिकट बुक कर दी और आगे चल के वीजा के कारण वो इशू आ जाए। वाइल पैकिंग आप कोशिश कीजिए कि जितना लाइट पैक करें उतना बेटर है। आपको वहां सिर्फ 10-15 दिन के लिए ही बेसिक चीजों की जरूरत है जो खाने पीने से रिलेटेड है। तो आप अगर कोई स्पेशल खाना खाते हैं या कोई पैक्ड फूड या कुछ ऐसा जो आप इजीली आपको लगता है वहां नहीं मिलेगा, उसकी भी क्वांटिटी इस हिसाब से पैक करें कि वो 10-15 डेज के लिए ही काफी हो, क्योंकि वहां सब कुछ मिलता है। कनाडा में कन्वीनियंस स्टोर्स इजीली अवेलेबल हैं और उनमें इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिलते हैं। यहाँ तक कि पार्ले जी के बिस्किट्स और रूह अफ़ज़ा तक मिल जाती है, इसलिए ओवर पैकिंग मत कीजिए। मैंने देखा है कुछ लोग प्रेशर कुकर्स और स्पाइसेस भी ले जाते हैं। आई थिंक इन सब की जरूरत नहीं है। क्या चीज की जरूरत है? आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके साथ जाने चाहिए। मैंने जैसे बोला 10-15 दिन की आप कोई ऐसी पैकिंग कर सकते हो जो आपको लगता है कि इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। वार्मर्स लेके जाइए, जिस सिटी में जा रहे हैं उसके टेम्परेचर के हिसाब से आपके पास जैकेट होनी चाहिए, रेनकोट होने चाहिए इफ इट रेन्स फ्रीक्वेंटली ओवर देयर। तो इन चीजों की तरफ फोकस करें। आपके इनर्स हों, आपकी जैकेट्स हों, आपकी सॉक्स हों, आपके रेनकोट्स हों और आपके शूज हों जो उस सिटी और उस वेदर के लिए एप्ट हैं। समझिए आपको वॉक करना है, आपने अकोमोडेशन ले ली जो 2 किलोमीटर अवे है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और कैंपस भी कॉलेज के काफी बड़े होते हैं, तो सारा दिन आपका काफी वॉक होगा। तो कंफर्टेबल एक पेयर स्नीकर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अननेसेसरी स्टफ ले जाएं, सैंडल्स ले जाएं, ऐसी चीजें ले जाएं जो वहां कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ट्रैवल लाइट कीजिए और समझदारी के साथ कीजिए। फॉरेक्स कार्ड एंड सिम कार्ड, मैनेजिंग योर फाइनेंसेस अब्रॉड इज वेरी क्रूशियल। उसके लिए एक बेस्ट चीज है फॉरेन एक्सचेंज कार्ड। इंडियन बैंक्स फॉरेक्स कार्ड देते हैं जिससे आप फंडिंग तो इंडिया में आपके पेरेंट्स कर देंगे, लेकिन आप उसको इंटरनेशनली किसी भी स्टोर पे या एटीएम मशीन से विड्रॉवल के लिए यूज कर सकते हैं। इस फॉरेक्स कार्ड के साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज भी कुछ ना कुछ जरूर कैरी करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि अगर तो डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, तो आपको कुछ ना कुछ लाइक $500 कैनेडियन कैश भी लेके जाने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉरेक्स कार्ड इमीडिएटली एयरपोर्ट से निकलते ही कहीं चले, या आपको कैब लेनी है या कोई छोटा मोटा एक्सपेंस करना है और वहां हो सकता है वो ना चले, तो आपके पास कैनेडियन डॉलर्स रफली $500 जरूर होने चाहिए। इसके अलावा से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है और आप कहीं पे रुकते हैं, अब वहां एयरपोर्ट पे आपको बीच में मिडवे कहीं कोई कॉफी पीनी है, स्नैक्स लेने हैं, तो इंडियन रुपीस वहां नहीं चलेंगे और हो सकता है कैनेडियन डॉलर भी ना चले। उस केस में सबसे कन्वर्टेबल करेंसी है यूएस डॉलर्स। उस केस में अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो 100-200 यूएस डॉलर्स भी जरूर लेने चाहिए, चाहे कैनेडियन डॉलर्स आप थोड़े से $100 कम कर सकते हैं। सो ये आपको सेफ रखता है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। एक बार आप पहुंच गए कनाडा में तो ये फॉरेक्स कार्ड बहुत हेल्प करता है। आपके पेरेंट्स इंडिया में आपके अकाउंट को फंड कर देंगे जिससे आपको फॉरेक्स कार्ड मिला है। आप उस कार्ड को इजीली वहां यूज कर सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे, कन्वीनियंस स्टोर्स पे, इवन एटीएम से कैश निकालने के। तो इसकी बहुत यूटिलिटी है और ये इजीली सब इंडियन बैंक्स इशू कर देते हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं आता। और अगर आपको फॉरेक्स कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है इशू करवाने में, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट थापर इमिग्रेशन एंड वील हेल्प यू विद दैट। वंस फॉरेक्स कार्ड हो गया तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है सिम कार्ड लेना, सो दैट आप कनाडा पहुंचने से पहले ही आपकी कनेक्टिविटी का इशू खत्म हो गया। अगर आप फॉरेक्स कार्ड थापर इमिग्रेशन से लेते हैं तो सिम कार्ड हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, लेकिन अगर आप फॉरेक्स कार्ड हमसे नहीं लेते हैं तो भी हम सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं और ये वहां की टॉप टेलीकॉम कंपनी से करवाते हैं, जैसे रॉजर्स है, फिडो है, जो वहां हर जगह अवेलेबल है और उनका नेटवर्क पैन कनाडा है। हम सिम कार्ड के लिए क्यों आपको बता रहे थे कि आपने इंडिया से फ्लाइट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी इंडियन एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइड कर रहा है। एक बार आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, इंडियन एयरपोर्ट पे, तो उनकी भी वाईफाई अवेलेबल है।
सिमिलरली जैसे ही आप कनाडा लैंड किए तो एयरपोर्ट पे वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आप चाहे कैब कर रहे हैं या प्राइवेट कार में हैं, आपकी कनेक्टिविटी एकदम ब्रेक हो जाती है। एंड वी डोंट वांट फॉर एनी रीजन कि आपका पहला ही दिन है कनाडा में और आपकी बैक होम अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। सो इसलिए हमारी सजेशन है कि आप सिम कार्ड इंडिया से ही लेके जाएं जो एक्टिवेटेड हो यहाँ से। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कि इससे बेटर आपको कोई पैकेज मिल रहा था या आप एलिजिबल थे, तो यू कैन ऑलवेज स्विच ओवर टू द न्यू नंबर। बट कनेक्टिविटी हमेशा आपकी विद योर फैमिली बैक होम होनी चाहिए। अब हमें बहुत क्वेरीज आती हैं कि हमने अगर सिम कार्ड भी यहीं से ले लिया है, हमने अगर फॉरेक्स कार्ड वगैरह भी ले लिया है, तो क्या हम बैंक अकाउंट भी कनाडा में यहीं से खोल सकते हैं इंडिया से ही? तो उसका आंसर है नो। यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन कनाडा टू ओपन अ चेकिंग अकाउंट या सेविंग अकाउंट, जो भी आप वहां खोलेंगे वो वहां पर आपको फिजिकली होना होगा। अब उसका प्रोसीजर ये है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो 2 या 3 दिन में यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बैंक ब्रांचेस होती हैं और जहां आपका अकोमोडेशन है उसके आसपास भी जरूर होंगी। तो आपने जाके एक सेविंग अकाउंट खोलना है, और ये जरूरी नहीं है कि उसी बैंक में खोलना है जिससे आपने जीआईसी करवाई है। उसी से खुल जाए तो ग्रेट, नहीं है तो आप किसी भी बैंक के साथ अपना सेविंग अकाउंट खोलें, उनको अपना जीआईसी सर्टिफिकेट दिखाएं और उसकी डिटेल्स दें। वो 3 या 4 दिन में उसको आपस में कोऑर्डिनेट कर देंगे, आपके सेविंग अकाउंट को और जीआईसी अकाउंट को, और विद इन 10 डेज आपके इस नए सेविंग अकाउंट में अराउंड $6,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। गैदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री अराइवल डॉक्यूमेंट्स। एक बार ये सब चीजें आपने कर दी, आपके फॉरेन कार्ड हो गया, आपकी एयर टिकट्स हो गई और आपने वहां अकोमोडेशन कर ली, तो अब अगला स्टेप है कि जब पैकिंग कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हाथ में कैरी करने हैं फॉर द इमिग्रेशन पर्पस इन कनाडा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके चेक इन बैग में हो जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बैक होम फैमिली में भी छोड़ के जाने हैं एज अ कॉपी, एज अ रिप्लेसमेंट कॉपी। सो जो आपको हाथ में कैरी करने हैं और जो चाहिए ही होंगे, इंडियन इमिग्रेशन पे भी चाहिए होंगे, पासपोर्ट आपको चाहिए, पासपोर्ट में वो वीजा पेज क्लियरली विजिबल हो जहां पे आपका स्टडी वीजा लगा हुआ है। एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वीजा के बाद मिलता है फ्रॉम आईआरसीसी, आपकी उसकी भी कॉपी लेके जानी है। तो ये 3 तो क्रूशियल वीजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जब आप कनाडा इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास जीआईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 1 साल की ट्यूशन फीस आपने कंप्लीट पे की हुई है उसकी रिसीट होनी चाहिए, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और इसके अलावा जैसे सीवी है या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहां मांगे जा सकते हैं इमिग्रेशन में। वो बहुत ज्यादा नहीं होते पर वो सब आपके पास वहां होने चाहिए। दे माइट आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन, वो काउंटर पे मांग सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, चाहे उसमें 10th के सर्टिफिकेट हैं, 12th के सर्टिफिकेट हैं, और कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई हैं, कोई स्पेशल कोर्सेज किए हुए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप चेक इन बैगेज में रख सकते हैं। और जैसे एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स होती हैं या और कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है आपका, इवन व्हाट यू से ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चाहे तो आप चेक इन बैगेज में रख सकते हैं। और कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी बैक होम आपने फैमिली के पास भी छोड़नी है, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके लिए एक बैकअप हो जाए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम पासपोर्ट टिल द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव, ये सब आपके पास फोन में डिजिटली भी अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एनी रीजन अगर नहीं मिल रहा उस टाइम वो पेपर, तो आप उनको फोन में भी दिखा सकते हैं। पैकिंग एंड शॉपिंग टिप्स। Canada can be a huge environmental difference, climate wise I'm talking here. वहाँ का वेदर इंडियन वेदर से काफी डिफरेंट होता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना है और शॉप भी करना है। से आप वैंकूवर जा रहे हैं तो you'll be surprised to know कि वैंकूवर में -5 डिग्री तक ही टेम्परेचर विंटर्स में होता है। सो आपको बहुत हेवी विंटर जैकेट्स नहीं चाहिए, लेकिन इट रेन्स वेरी रेगुलरली इन वैंकूवर। सो आपको वाटरप्रूफ शूज चाहिए होंगे, वाटरप्रूफ जैकेट चाहिए होगा, और आपको रादर देन वार्मर क्लोथ्स के ड्रायर क्लोथ्स चाहिए होंगे।
और इसके वाइजवी अगर आप एडमिंटन जा रहे हैं या टोरंटो जा रहे हैं तो वहां टेम्परेचर -25 -30 भी जा सकता है। और अगर आप सीधा विंटर टर्म में जा रहे हैं तो देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपकी अकॉर्डिंगली जैकेट्स होनी चाहिए, इनर्स होने चाहिए, वार्मर्स होने चाहिए, वार्म सॉक्स होनी चाहिए, थर्मल होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रूशियल शॉपिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दें रादर देन अपने फैशनेबल चीजों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहां का फैशन हो सकता है यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट भी हो। तो अननेसेसरी बाय की हुई चीजें वहां पर पता लगा यूज ही नहीं हुई, क्योंकि वहां का क्लाइमेट और वहां का फैशन बहुत डिफरेंट था। तो शॉप वेरी इंटेलिजेंटली। तो शॉपिंग में आपने ओवरबोर्ड नहीं होना है। अगर आपका कितना ही मन कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 यूनिट्स लीजिए किसी भी चीज की। वहां का फैशन अलग है और वहां के टेम्परेचर के हिसाब से कई बारी इंडियन जैकेट्स आपको हेल्प भी नहीं करती। तो मेरी सजेशन होगी आप एक जैकेट टेम्परेचर वाइज ले लें और थोड़े बहुत इनर्स और वार्मर्स ले लें। बाकी सब शॉपिंग वहां से करें, क्योंकि अगर वहां यहाँ का जैकेट वहां काम ही नहीं आया तो आपके लिए यूजलेस है, मनी वाइज भी और अदरवाइज भी। फैशन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब हमने पैसे खर्चने हैं तो हम लेटेस्ट डिजाइन और लेटेस्ट फैशन के ऊपर खर्चेंगे। हम किसी इंडियन का या कोई पुराने फैशन की चीज क्यों खरीदें। इंडिया से शॉपिंग करते हुए आप यूनिक्लो से कर सकते हैं, डिकैथलन से कर सकते हैं। उनके पास टेम्परेचर वाइज एक अलग वेराइटीज अवेलेबल होती हैं। अगर आप उन्हें बोलेंगे मुझे -5 डिग्री की जैकेट चाहिए तो वो उनके पास होती है। ऐसे ही आप -15 की बोलेंगे तो वो -15 की भी दे देंगे। लेकिन वहां भी मैं बोलूंगा कि ओवरबोर्ड नहीं होना। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आपका एटलीस्ट फर्स्ट मंथ कंफर्टेबली निकल जाए, आप उतनी ही शॉपिंग कीजिए। बिसाइड्स क्लोथिंग आप एक तो पावर अडाप्टर ले जा सकते हैं। एक इंटरनेशनल पावर अडाप्टर आप जरूर लेके जाएं जो किसी भी कंट्री में इजीली एडजस्टेबल हो। तो वो आपके फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स, अगर कल को आप कनाडा से यूएस घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास होना चाहिए। सेकेंड है, अगर आप कोई रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं, कोई आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, आप वो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा उसके लिए, क्योंकि सब मेडिसिन वहां अलाउड नहीं है ऐसे कैरी करना। थर्ड है कि नॉन पेरिशेबल स्नैक्स हैं। कोई ऐसी चॉकलेट आपको पसंद है या कोई ऐसे बिस्किट्स हैं जो आप सुबह चाय के साथ लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो ले जाएं। मैगी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं, वो सब वहां मिलता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने अपनी पैकिंग में रखी। नाउ यू आर ऑल सेट टू फ्लाई। आपने फ्लाइट इंडिया से ले ली और आप कनाडा लैंड कर गए। वंस यू लैंड एट द कैनेडियन एयरपोर्ट, आपको सबसे पहले इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। वहां पर वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे जिसमें वीजा पेज पे वीजा स्टिकर लगा हो, एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है जो आपको वीजा के साथ मिला होगा, और आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है। ये 3 चीजें बेसिक हैं जो वो आपसे मांगेंगे। इसके अलावा वो आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप किस कॉलेज में पढ़ने आए हैं, आपका कोर्स का नाम क्या है और ये टोटल कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, सो दैट उनको वो आइडिया हो जाए कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं और ये वीजा आप ही के लिए इशू। इसके अलावा एक फोल्डर के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर शीट रख लेंगे, GIC सर्टिफिकेट रख लेंगे, अपना CV रख लेंगे और आपकी फुल ईयर की ट्यूशन फीस पेड है वो रख लेंगे। सो दैट अगर वो कोई ये चीज मांगते हैं, नॉर्मली वो नहीं मांगते ये चीजें, लेकिन अगर मांगे भी तो हमारे पास अवेलेबल है। और एज इट इज हमने आपको पहले ही बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आपके पास फोन में अवेलेबल होने चाहिए। तो इवन इफ समथिंग इज नॉट अवेलेबल या फॉर एनी रीजन आपको उस टाइम नहीं मिल रहा, आप उन्हें डिजिटली फोन पर दिखा सकते हैं। एक बार इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस हो गया कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, वो आपको उसी काउंटर पे स्टडी परमिट इशू कर देगा। स्टडी परमिट में बेसिकली आपका नाम, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, आपका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स और स्टडी परमिट की ड्यूरेशन, जो कि नॉर्मली कॉलेज खत्म होने से 2-3 महीने आगे का होता है। सो दैट अगर कॉन्वोकेशन होनी है या कोई डिग्रीज वगैरह या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं तो आपके पास उसका भी टाइम, तो आपको ये स्टडी परमिट मिल जाएगा। ये स्टडी परमिट लीगल डॉक्यूमेंट है विद इन कैनेडा। So if anybody ever asks you what is your legal ID in Canada, तो ये स्टडी परमिट दिखाएंगे और आप लीगल वैलिडिटी अपनी प्रूव कर देंगे। एक बार स्टडी परमिट मिल गया तो आप मूव आउट करते हैं इमिग्रेशन से, अपना बैगेज लेते हैं और बाहर एयरपोर्ट से आ जाते हैं फॉर योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरपोर्ट पिकअप एंड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ यू आर आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड ऑल द टेक्निकल एंड लीगल वर्क इज डन। अब आपको एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए,
सो दैट जो भी आपने अपना अकोमोडेशन फाइनलाइज किया है, चाहे विद इन द यूनिवर्सिटी या आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, अब आपको वहां पहुंचना है। तो कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एयरपोर्ट पिकअप भी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से पहले ही टाई अप कर लें। अगर ये प्रोविजन है तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। अगर नहीं है तो एयरपोर्ट पे ही शटल सर्विसेज भी हैं, उबर भी है, लिफ्ट भी है। कनाडा में लिफ्ट भी चलता है, काफी कॉमन है। आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं और अपनी अकोमोडेशन की जगह पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज थापर इमिग्रेशन ये भी अरेंज करके देता है आपको। हम इंडिया से ही आपकी ये सारी बुकिंग्स कर देंगे। वहां पर पिकअप पर्सन आपको आपके बोर्ड और नेम के साथ, ही विल बी देयर एट द एयरपोर्ट, वो आपको वहां से पिक करके और टैक्सी और उसके जो भी आपके लिए अरेंजमेंट है उसमें आपको बिठाएगा और आपकी अकोमोडेशन तक आपको छोड़ के आएगा। बिफोर वी रैप अप, सम इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, यू आर नॉट बाउंड बाय देम। सो आपको जो ठीक लगेगा आप वो करेंगे, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है सिम कार्ड लेना है बेल का, रॉजर्स का, फिडो का। शॉपिंग करनी है बेस्ट बाय से या वॉलमार्ट से। बेस्ट बाय और वॉलमार्ट पे सब कुछ मिलता है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे होता है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेजेस तक बनाए होते हैं जिसके अंदर आपके पिलोज, पॉट्स और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डे टू डे रिक्वायर्ड है। उन्होंने एक फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के लिए पैक भी बनाए होते हैं, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आप इंडिया से लेके गए होंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को स्टार्ट होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से सिर्फ एयर इंडिया और एयर कनाडा की है और किसी भी एयरलाइंस की नहीं है। और एयर इंडिया और एयर कनाडा स्पेशल लगेज अलाउंस भी देता है स्टूडेंट ट्रैवलर के। बैंकिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं CIBC, RBC, TD या स्कॉशिया बैंक। अब आप मोर और लेस सेटल हो गए इन योर न्यू सिटी। अब एक इशू आता है कि अगर आप थोड़े से डिस्टेंस पे रह रहे हैं या विद इन द सिटी अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो कैसे करना है। लकीली कनाडा में हर सिटी में इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। चाहे वो ट्रेन्स हैं, चाहे वो बस सिस्टम है, वो बहुत फ्रीक्वेंट है। और यूनिवर्सिटीज क्योंकि एक मेजर हब होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, तो उनके स्टॉपेजेस और पॉइंट्स हर एक के हर सिटी में बने हुए हैं। तो आपको इंटरनल ट्रैवल के लिए कोई टेंशन किसी भी सिटी में कभी नहीं। और इन सब के अलावा 3 और डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन गुड टू कैरी होते हैं। जैसे आप इंडियन आधार कार्ड है वो ले जाएं, क्योंकि पासपोर्ट के अलावा आपके पास सेकंड गवर्नमेंट इशूड ID हो जाता है। दूसरा है आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। ऑल्दो आपका डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे मेंशन्ड है, लेकिन कई बारी किसी कोर्स के लिए या कहीं भी वो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कभी कभी मांग लेते हैं, तो दैट इज गुड टू कैरी। और थर्ड है कि अगर आपका इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। बस ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग डिपार्टमेंट से एक्सट्रैक्ट ले जाएं। एक्सट्रैक्ट होता है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपके कितने चालान हुए थे, और अगर हिस्ट्री क्लियर है तो उस एक्सट्रैक्ट की वजह से कनाडा में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो जाता है। तो ये तीनों एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। दीज आर नॉट लाइक 100% कंपल्सरी बट गुड टू कैरी। That's it for today's video. Thank you for watching this video. If you liked it, do subscribe and share.